फ्यूचर के समय में इंसानों को अमर बनाने के लिए एक कंपनी ने अलग अलग गैलेक्सी में जाकर बहुत सारे एलियंस को पकड़ा, जिन्हें वो अर्थ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वापस से लेकर आ रहे थे। और इस सब को करने में उन्हें लगभग 65 साल का समय लगा था। लेकिन धरती से बस थोड़ा सा दूर पहुंचने पर अचानक से उस स्पेसशिप में कुछ खराबी आ गई, जिससे वो स्पेसशिप अब स्पेस स्टेशन से टकराने के बाद एक दूसरी कंपनी के शहर में क्रैश कर गया और सारे जानलेवा और खतरनाक एलियन आजाद होकर बाहर आने की कोशिश करने लगे। अब वैसे अभी के टाइम पर सन 2120 चल रहा था, जिस दौरान तक अर्थ पर से गवर्नमेंट का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका था और पूरे अर्थ को 5 सबसे बड़ी टेक कंपनीज कंट्रोल करा करती थी। और उन पांचों में ही इंसानों को जल्दी से जल्दी अमर बनाने की रेस लगी हुई थी। उन सब की रिसर्च के अकॉर्डिंग अर्थ पर आगे चल के बस 3 अमर प्रजाति होने वाली थी, जिनमें सबसे पहले साइबॉर्ग थे, जिसमें इंसान की बॉडी में ही कुछ ऑर्गन्स को हटाकर वहां पर मशीनरी पार्ट्स लगाए जाते थे और उसी से इंसान साइबॉर्ग बनते थे। दूसरी प्रजाति सिंथेट्स की होने वाली थी, जो कि असल में आर्टिफिशियली एआई रोबोट्स की तरह इंसानों का ऑर्डर फॉलो करने के लिए लैब में ही क्रिएट करे जाने वाले थे। और फिर इसके बाद तीसरी प्रजाति हाइब्रिड्स की थी, मतलब कि ऐसे ह्यूमंस जिनके कॉन्शियसनेस को निकालकर सिंथेट्स की बॉडी में डाला जाएगा ताकि उन्हें अमर करा जा सके। अब वैसे इन सारी चीजों के दूसरे स्टेट यानी कि सिंथेट्स तक तो सारी कंपनीज पहुंच गई थी, लेकिन हाइब्रिड्स को अब तक कोई भी नहीं बना पाया था। अब वैसे ये स्पेसशिप दुनिया की उन्हीं सबसे 5 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी वेलेंट कॉर्पोरेशन का होता है, जो कि क्रैश के 4 महीने पहले 65 साल का सफर तय करके अलग अलग गैलेक्सीज से एलियन को पकड़कर अर्थ की तरफ जा रहा था। इसीलिए उसमें मौजूद क्रू मेंबर अपनी कायरो स्लीप से जागकर आखिरी बार स्पेसशिप में ही खाने का मजा लेने लगते हैं, क्योंकि 65 साल लगातार स्पेस में मिशन करने के बाद अब जैसे ही वो कायरो स्लीप में जाते, वैसे ही 4 महीने के अंदर उनकी आंख सीधा अर्थ पर खुलती। स्पेस में इतने साल जवान रहने के लिए उन लोगों ने कायरो स्लीप टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करा था, जिसमें जाने के बाद वो हर 5 या फिर 6 महीनों के बाद ही कुछ समय के लिए उठा करते थे और रिसर्च या फिर स्पेसशिप का रूटीन चेकअप करने के बाद वो वापस से कायरो स्लीप में चले जाते थे। खैर, अभी खाना खाते हुए जोया नाम की एक क्रू मेंबर टैंक नाम के अपने दूसरे क्रू मेंबर के बारे में बात करने लगती है, जो कि वैसे तो एक साइबॉर्ग था, मगर अपने ठरकपने की वजह से वो उनके कायरो स्लीप में जाने के बाद लगातार जोया को घूरता रहता था। इवन टैंक के अलावा वहां पर मोरो नाम का भी एक साइबॉर्ग होता है, जिसको इंसान से एक साइबॉर्ग में वेलेंट कंपनी ने ही चेंज करा था और उसके अंदर ऐसे कोऑर्डिनेट डाले गए थे कि उसे किसी भी हालत में स्पेसशिप में मौजूद एलियन सैंपल्स को वेलेंट कंपनी के ओनर यूटानी के पास लेकर ही जाना था। खैर, अब खाना खाते हुए वो लोग प्रोडजी नाम की कंपनी के ओनर बायो के बारे में बात करने लगते हैं, जो कि काफी कम उम्र का दुनिया का सबसे जीनियस लड़का था और उसी की वजह से उसने प्रोडजी कॉर्पोरेशन नाम की एक बहुत ही बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी, जो कि बहुत जल्दी ही साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा आगे निकल गई थी कि बाद में उसे भी अर्थ को कंट्रोल करने वाली कंपनीज में शामिल कर लिया गया था। मतलब कि उससे पहले अर्थ को बस दुनिया की 4 सबसे बड़ी टेक कंपनीज कंट्रोल करा करती थी, मगर प्रोडजी के दुनिया के सामने आने के बाद उसके ओनर बॉय को भी उनमें से एक बना दिया गया था। अब उसके बारे में बात करने के बाद वो लोग रूटीन चेकअप करते हुए उन एलियन क्रीचर को जाकर भी देखते हैं, जिन्हें वो अलग अलग प्लेनेट से पकड़ कर लाए थे। उनमें सबसे पहला एलियन ऑक्यूलस होता है, जो कि आंख की तरह का दिखाई देने वाला एक छोटा सा एलियन था, पर उसका दिमाग अब तक के पाए गए सभी एलियंस में सबसे ज्यादा था। इसके बाद दूसरे नंबर पर फेस हगर्स थे, जो कि इंसानों के पास आने पर उनके मुंह को पूरी तरह से जकड़ लेते थे और अपने एक हिस्से को मुंह के जरिए उस इंसान के शरीर में डाल देते थे, जिसके थोड़े ही समय बाद फेस हगर्स की तो मौत हो जाती थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों में इंसान के शरीर में मौजूद उनका हिस्सा चेस्ट बस्टर बन जाता था, जो कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से इंसान की छाती फाड़ के बाहर आता था, जिससे मौके पर ही उस इंसान की मौत होना तय थी। जबकि बाद में वही चेस्ट बस्टर सिर्फ कुछ ही घंटों में जेनोमॉर्फ बनता था। और रही बात जेनोमॉर्फ की, तो जेनोमॉर्फ्स अब तक के पाए गए सभी एलियंस में सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा थे। अब उन दोनों के अलावा वहां पर इंसानी खून पीने वाले लीच एलियन के साथ साथ और भी कई खतरनाक एलियन शामिल होते हैं, जिनकी जांच करने के बाद सारे क्रू मेंबर एक बार वापस से कायरो स्लीप में सो गए थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्पेसशिप में एक ऐसी खराबी आ जाती है, जिसके कारण उसके अंदर मौजूद सारे एलियंस फ्री हो गए थे और स्पेसशिप भी अब अर्थ की तरफ क्रैश करने के लिए अर्थ की तरफ बढ़ने लग गई थी। फिर वहीं अर्थ पर मौजूद प्रोडजी सिटी के एक आइलैंड नेवरलैंड की टेक फैसिलिटी में मार्सी नाम की एक लड़की बैठी होती है, जो कि एक बिच्छू को देखते हुए क्रिस नाम के एक साइबॉर्ग साइंटिस्ट से बात कर रही थी कि तभी वहां पर सिल्विया नाम की एक दूसरी साइंटिस्ट आकर मार्सी को अपने साथ एक दूसरे रूम में लेकर जाने लगती है, क्योंकि आज मार्सी के ऊपर एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह एक्सपेरिमेंट करके उसको हाइब्रिड बनाने की कोशिश करी जाने वाली थी, क्योंकि मार्सी वैसे भी जल्दी ही कैंसर से मरने वाली होती है। पर अगर यह हाइब्रिड बनाने का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो सिंथेटिक बॉडी के जरिए मार्सी को एक नई और साथ ही अमर जिंदगी मिल जाती। तब लैब में मार्सी की मुलाकात सिल्विया के पति आर्थर से भी होती है
और वो दोनों ही उस एक्सपेरिमेंट को बायो के कहने पर कंडक्ट कर रहे थे। और साथ ही वहां पर मार्सी की सिंथेटिक बॉडी को बड़े लोगों की बॉडी की तरह बनाया गया था, क्योंकि उस बॉडी में जाने के बाद मार्सी की एज बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली थी। तभी वहां पर खुद बायो आके मार्सी से मिलते हुए उसे मोटिवेट करता है। और फिर बायो के वहां से जाने के बाद मार्सी सिल्विया के सामने आखिरी बार अपने भाई जोई से मिलने की इच्छा जाहिर करती है, जिस पर सिल्विया उसको बहुत ही प्यार से याद दिलाती है कि इस एक्सपेरिमेंट के पहले ही उसे बताया गया था कि एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के बाद उसे अपने परिवार से हर तरह का कांटेक्ट तोड़कर बस प्रोडजी कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए पहले के टाइम पर मार्सी भी मान गई थी, इसलिए फिलहाल वो शांत हो जाती है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को चालू कर दिया जाता है। तो मार्सी ने डिसाइड कर लिया था कि नई बॉडी में जाने के बाद वो अपना नाम वेंडी रख लेगी, और उसका ये नाम सिल्विया और साथ ही आर्थर को बहुत ज्यादा पसंद आया था। फिर किस्मत से ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे से सफल होता है और मार्सी की कॉन्शियसनेस उस लैब में बनाई गई बॉडी में बिना किसी दिक्कत के ट्रांसफर हो जाती है। फिर इसके एक हफ्ते बाद वेंडी अपने नए शरीर के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इंसानों जैसी रोबोटिक बॉडी में होने की वजह से अब उसके पास काफी सारी सुपर पावर भी आ गई थी, जिनकी मदद से वो बहुत ही भारी से भारी सामान को उठा सकती थी, ऊंची ऊंची जगह से छलांग लगा सकती थी और साथ ही काफी तेज भाग भी सकती थी। और अब जैसा कि ये पूरी तरह से एक सफल एक्सपेरिमेंट था, इसलिए कुछ और बच्चे जो कि जल्दी ही मरने वाले थे, सिल्विया और क्रिस वेंडी के पास बैठकर उससे बात करते हुए उन्हें भी एक ऐसा ही शरीर देने का डिसाइड करते हैं। पर जैसा कि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में इस चीज को लेकर थोड़ा सा डर भी था, इसीलिए वेंडी को उनके पास जाकर उन्हें समझाने का काम दिया गया था, ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान उनमें से किसी को भी बिल्कुल डर न लगे। इसीलिए तब वेंडी भी तुरंत ही उन बच्चों के पास जाकर उनसे मिलती है, जहां पर वो उन्हें एक साथ उठाने के बाद अपने बारे में सारी चीजें उन्हें बताने लग गई थी, जिससे वो बच्चे अब जल्दी से जल्दी उसकी तरह बनना चाहते थे। उनमें ही आरुष सिंह नाम का एक इंडियन लड़का भी शामिल होता है, जिसने वैसे तो अपना शरीर बदलने के बाद अपना नाम स्टिंगली रख लिया था, मगर मैं इसको आरुष ही बुलाऊंगा। वेल, अब तक वेंडी ने आरुष के बाद बाकी बच्चों की कॉन्शियसनेस को भी खुद ही सिंथेटिक बॉडी में डाल दिया था, जिनको भी वैसे हमेशा उसी आइलैंड में प्रोडजी की लैब में रखा जाने वाला था, ताकि बॉय उनके ऊपर नजर रख के आगे चल के और बेस्ट हाइब्रिड बना सके। वेल, अब जैसे कि वेंडी को अपने भाई जोई की बहुत ज्यादा याद आती थी, इसीलिए वो अपने रोबोटिक शरीर की मदद से धीरे धीरे हैकिंग करना भी सीख जाती है, जिससे ही वेंडी ने अपने शहर में मौजूद लगभग हर एक सीसीटीवी को हैक करके अपने भाई जोई के ऊपर नजर रखना चालू कर दिया था। अब वैसे वो उससे मिल तो नहीं सकती थी, मगर उसे देखने के बाद वेंडी को बहुत ज्यादा सुकून मिलता था, इसीलिए वो उसकी हर हरकत पर लगातार नजर रखा करती थी। अब जल्दी ही वेंडी की हैकिंग स्किल के बारे में आर्थर और बाकी सबको भी पता चल जाता है, जिसके बारे में जानने के बाद वो लोग वैसे तो काफी ज्यादा शौक थे, मगर कहीं ना कहीं आर्थर और सिल्विया के मन में सभी बच्चों को लेकर एक सॉफ्ट साइड थी, इसीलिए वो वेंडी को इस बारे में कुछ भी नहीं कहते और वेंडी रोज अपने भाई को देखने लग जाती है। अब वैसे जोई एक पैरामेडिक था, जो कि रेस्क्यू टीम के साथ काम करा करता था, और उसको मिली जानकारी के हिसाब से उसकी बहन मार्सी अब तक कैंसर के चलते मारी जा चुकी थी। इसीलिए रोज शाम में अपने घर पे जाने के बाद वो मार्सी को मिस करते हुए उस मूवी को देखा करता था, जो कि मार्सी को उसके साथ देखनी बहुत ज्यादा पसंद थी। तब जोई की ऐसी हालत देखने के बाद मार्सी यानी कि वेंडी को जोई के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है, लेकिन अभी वो चाह के भी उसे अपने जिंदा होने के बारे में नहीं बता सकती थी। खैर, वहीं इस समय तक एलियंस ने वेलेंट की स्पेसशिप पे तबाही मचानी चालू कर दी थी, जिस दौरान मॉरो को छोड़कर सभी क्रू मेंबर मारे गए थे। तब मॉरो जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर इस सब के बारे में अपनी कंपनी को मैसेज करके बताता है, और तब उसने अपनी कंपनी के ओनर यूटानी से वादा भी कर दिया था कि वो किसी भी हालत में उन एलियन सैंपल्स को उनकी लैब तक लाकर रहेगा। तभी कंट्रोल रूम के बाहर डरी हुई सोया आकर उससे दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन जैसा कि मॉरो के अंदर ये कोऑर्डिनेट डाले गए थे कि इंसानों से ज्यादा उसे सैंपल की रक्षा करते हुए उन्हें अर्थ पर लेकर आना है, इसीलिए वो जोया की मदद करने की बजाय दरवाजे को और ज्यादा लॉक करके वेलेंट कॉर्पोरेशन को इस बारे में बताता है। और वहीं दूसरी तरफ जेनोमॉर्फ जोया के पास आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से जान से मार देता है। इसके बाद जेनोमॉर्फ कंट्रोल रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर भी आने लग गया था, लेकिन तब मॉरो अपनी जान बचाते हुए जल्दी से आखिरी समय में कारो स्लीप चैम्बर में चला जाता है, जिससे फिलहाल के लिए तो जेनोमॉर्फ उसको कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इसके थोड़ी देर बाद ही वो स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है, जिसके बाद वो सीधा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ बढ़ने लग गया था। उस समय पर जोई अपने दो साथियों के एक छत पे खड़े होकर बता रहा था कि असल में वो अपनी जॉब को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट डालने गया था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई होती है। इसी की वजह से वो और ज्यादा परेशान था, लेकिन तभी अचानक से उसके और उसके दोनों साथियों की नजर वेलेंट की शिप पे पड़ती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर पहले तो पास की एक बिल्डिंग से टकराई थी और बाद में शहर के बीच में बने बड़े बड़े टावर में क्रैश कर गई थी।
ये देखकर शहर के सभी फोर्सेस आम लोगों को बचाने के लिए उन टावर्स की तरफ जाने लग जाते हैं, जिसमें से एक फोर्स के साथ जोई भी पैरामेडिक के रूप में गया था, जो कि उस टावर के पास जाने पर तुरंत ही अपने साथियों के साथ सीधा स्पेसशिप के अंदर जाने लग जाता है ताकि वो पहले अंदर जिंदा बचे क्रू मेंबर्स की जान को बचा सके। तो उस समय पर 2 सोल्जर तो दूसरी तरफ चले गए थे और बाकी सारे सोल्जर जोई को लेकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। और अब तक इस क्रैश के बारे में आर्थर और साथी वेंडी को भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चल गया था, जिसके बारे में जानने के बाद वो लोग पहले तो थोड़ा सा परेशान हुए थे, लेकिन जैसे ही वेंडी को वहां पर जोई के होने के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो और ज्यादा परेशान होते हुए जोई की मदद करने के लिए वहां पर जाने का डिसाइड करती है। वहीं अब तक बायो को भी पता चल गया था कि उनकी राइवल कंपनी का एक बहुत ही खास स्पेसशिप उनके शहर में आकर क्रैश कर गया है, जिससे उन्हें बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और साथ ही उस कंपनी की 65 साल की इंटरगैलेक्टिक रिसर्च भी मिल सकती थी। इसीलिए तब वो उस स्पेसशिप के पास अपने कुछ साथियों को भेजने का डिसाइड ही कर रहा था कि तभी वहां पर वेंडी खुद आकर अपने बाकी सारे हाइब्रिड साथियों के साथ उस जगह पर जाकर लोगों की मदद करने का डिसाइड करती है, जिससे कहीं ना कहीं बायो को उनकी एबिलिटीज के बारे में भी अच्छे से पता चल जाता और साथ ही वो लोग वहां पर मौजूद सारे डेटा को भी लेकर आ जाते। तब ये बात सुनने के बाद तो बॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वेंडी ने तो डायरेक्ट उसके मन की बात छीन ली थी और इसीलिए वो वेंडी को क्रिस और उसके बाकी सारे साथियों के साथ वहां पर जाने की परमिशन भी दे देता है। पर अभी जैसे ही वेंडी इस बारे में जाकर अपने बाकी सारे साथियों को बताती है तो वो लोग थोड़ा सा डरने लग गए थे, क्योंकि बेशक से उन लोगों का शरीर तो बड़े लोगों की तरह हो गया था, लेकिन दिमाग से वो अभी भी छोटे से बच्चे ही थे। ये देखकर वेंडी उन्हें जैसे तैसे समझाती है कि सब बहुत अच्छे से होगा और वो लोग किसी सुपर हीरो की तरह लोगों की जान बचाने का काम भी करेंगे। तब ये बात सुनने के बाद तो बच्चे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे और तब वेंडी खुद भी तैयार होने के बाद एक तलवार को लेते हुए क्रिस और बाकी सारे साथियों के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए टावर के पास जाने लग जाती है। वहीं अब तक मोरो की भी कारो स्लीप से वापस से आंख खुल जाती है, जिसने यूटानी से कांटेक्ट करके उसे बता दिया था कि असल में अभी के लिए उनका शिप अर्थ पर किसी अनजान जगह पर क्रैश कर गया है, जहां पर जल्दी से जल्दी मोरो को यूटानी के लोगों की मदद की जरूरत है। तब इतना बताने के बाद वो बाकी सब एलियंस के सैंपल को देखने के लिए जाने लगता है ताकि वो बाद में उन्हें सही सलामत यूटानी के पास लेकर जा सके। फिर अब तक वो 2 सोल्जर जो कि जोई और बाकी टीम से अलग होकर स्पेसशिप के दूसरी तरफ आ गए थे, वो स्पेसशिप के लैब एरिया में मौजूद एलियंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, जिस दौरान ये एक लीच एलियन एक सोल्जर के कपड़ों में घुस जाता है। पर अब तक इस बारे में उन दोनों सोल्जर में से किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। तभी पीछे से मोरो आकर उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि उन्होंने अंदर मौजूद सीक्रेट सैंपल को देख लिया था और अब मोरो जब तक वहां पर से खुद नहीं निकल जाता तब तक वो उन्हें वहां पर से बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता था। इसीलिए फिलहाल वो उन दोनों को पास में बांधते हुए बाकी लोगों को देखने के लिए बाहर की तरफ चला जाता है। अब तक जोई भी बाकी सारे लोगों के साथ कायरो स्लीप चैम्बर में आ गया था, जहां पर उसे ज्यादातर क्रू मेंबर स्लीपिंग पॉड में ही मरे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक मेंबर के चेस्ट में काफी बड़ा छेद था और इसका मतलब कि किसी तरह से एक फेसहगर ने उसके अंदर ही अपना हिस्सा डाल दिया होगा, जिसके बाद वही हिस्सा उसकी छाती फाड़ के चेस्ट बस्टर के रूप में बाहर आया और कुछ समय बाद वही जेनोमॉर्फ बन गया। खैर फिलहाल के लिए जोई बाकी सोल्जर के साथ आसपास की और भी चीजों को देखने लगता है, जिस दौरान उन्हें पास में ही फेसहगर की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। और वहीं अब तक वो 2 सोल्जर जिन्हें मोरो ने बांध दिया था, उन दोनों के खुद को फ्री करवाने की कोशिश के दौरान वो लीच वाला एलियन एक सोल्जर के मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसके तुरंत बाद ही उस सोल्जर के शरीर में से सभी ऑर्गन्स बाहर निकलने लग गए थे। और ये देखने के बाद तो दूसरे सोल्जर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पर तब तक अचानक से एक दूसरा लीच एलियन उसके ऊपर हमला करके उसे भी खत्म कर देता है, जिसके बारे में फिलहाल के लिए किसी को कुछ भी नहीं पता था। पर कहीं ना कहीं रोवर की मदद से इधर की तरफ आते हुए क्रिस को इस बारे में अंदाजा होता है कि वेलैंड की स्पेसशिप के अंदर एलियंस की खतरनाक प्रजाति हो सकती थी, इसीलिए वो रास्ते में ही वेंडी को इस बारे में इनडायरेक्टली बताने लग जाता है। लेकिन वेंडी को तो इस बारे में सुनकर बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो पूरी तरह से श्योर थी कि वो किसी भी हालत में अपने भाई को वहां पर से सेफली बाहर निकाल कर रहेगी। इसके बाद वेंडी आरुष और अपने बाकी सारे साथियों को भी अपने भाई के बारे में बता देती है, जिसके बारे में जानने के बाद आरुष और बाकी सब ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो लोग भी किसी भी हालत में वेंडी के भाई को वहां पर से सेफली बाहर निकाल कर रहेंगे। फिर वहीं बॉय अभी के लिए सिल्विया के साथ अपनी कंपनी में बैठा होता है, जहां पर बॉय की बातों से साफ पता चल रहा था कि बॉय को अपने जीनियस होने की वजह से खुद पर काफी ज्यादा घमंड है। इवन वो अभी के टाइम पर वेंडी के भी दिमाग को सुपर कंप्यूटर से एक्सचेंज करके उसे भी जीनियस बनाना चाहता था, ताकि वो आगे चलकर उसकी मदद से बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट और साथ ही रिसर्च कर पाए। लेकिन ये आइडिया सिल्विया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर जैसा कि बॉय उस कंपनी का मालिक था, इसीलिए वो जवाब में कुछ भी ना बोलकर चुपचाप बस उसकी बातों को सुनती रहती है।
खैर दूसरी तरफ स्पेसशिप में सबको मरा हुआ देखने के बाद जोई अपने बाकी सारे साथियों के साथ बिल्डिंग की तरफ आने लग गया था, जहां स्पेसशिप के रास्ते में ही जोई को ये बात तो पता चल गई थी कि स्पेसशिप में कुछ ना कुछ तो बहुत ही खतरनाक है। खैर उस स्पेसशिप के क्रैश होने की वजह से बिल्डिंग में मौजूद एक जगह पर छेद हो गया था, जहां पर से जोई और उसके साथियों को कूद कर आगे जाना होता है, जिस दौरान जोई के दो साथी तो दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन जोई के वहां पर कूदने से पहले ही वहां पर जेनोमॉर्फ आ जाता है, जिसको देखने के बाद तो जोई ने डरते हुए वहां पर से जल्दी से छलांग लगा ली थी, लेकिन वो जेनोमॉर्फ भी उसके पीछे आ जाता है, जो देखने के बाद जोई जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक लिफ्ट में चला गया था, जहां फिलहाल के लिए उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन बाहर से लगातार जेनोमॉर्फ लिफ्ट के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से जोई को पिछले दिन का वो वक्त याद आने लग जाता है जब वो कंपनी से रिजाइन देने के लिए एप्लीकेशन लेकर गया था, ताकि अब वो अपने पैरामेडिक के काम को छोड़कर अपनी मेडिकल की स्टडीज को पूरा कर सके और अपने पिता का उसके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। लेकिन उस समय तक जोई की 7 महीने की सर्विस अभी भी बची होती है, जिसकी वजह से जोई की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसीलिए पिछले दिन जोई और ज्यादा परेशान था। खैर प्रेजेंट टाइम में अब तक क्रिस भी वेंडी और बाकी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच गया होता है, जहां पर वेंडी ने सीसीटीवी को हैक करके पता लगा लिया था कि अभी के लिए जोई अपनी जान बचाने के लिए 65th फ्लोर की एक लिफ्ट में छुपा हुआ है। इसीलिए तब वो क्रिस की परमिशन लेके आरुष के साथ वहां जाने का डिसाइड करती है, जिस पर क्रिस भी मान गया था और अभी के लिए क्रिस बाकी बची हुई टीम के साथ बाकी चीजों को देखने के लिए आगे जाने वाला था। अब उनके छोटे से छोटे मुंह पर भी बॉय खुद नजर रख रहा था, जिस दौरान अचानक से ही बॉय के पास यूटानी का कॉल आता है, जिसने बॉय को उसके स्पेसशिप के बॉय के शहर में क्रैश करने के बारे में बता दिया था। इवन अभी के लिए यूटानी स्पेसशिप को वापस करने के बदले में बॉय के हुए सारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार थी, पर बॉय इस बात को अच्छे से जानता था कि उनके ही बनाए गए पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग यूटानी जबरदस्ती तो उस स्पेसशिप को लेकर नहीं जा सकती। इसीलिए पहले वो उससे प्यार से जानने की कोशिश करता है कि असल में उस स्पेसशिप में ऐसा क्या है जो यूटानी एक बार में ही उसके हुए सारे के सारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बारे में यूटानी कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। इसीलिए तो बॉय भी उसके सामने बहाना बनाने लगता है कि जब तक वो अपनी तरफ से पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता कि यूटानी ने स्पेसशिप को जानबूझकर उसके शहर के बीच में क्रैश नहीं करवाया है, तब तक वो उसकी स्पेसशिप को उसे वापस नहीं करेगा। इतना बोलने के बाद उसने यूटानी के कॉल को काट दिया था और यूटानी तो इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या यूटानी का चेहरा बन जाने की वजह से बॉय को ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि पक्का स्पेसशिप के अंदर कोई बहुत ही जरूरी रिसर्च है, इसीलिए वो स्पेसशिप में मौजूद डेटा के साथ साथ उसकी रिसर्च को भी हासिल करना चाहता था। खैर वहीं क्रिस अभी के लिए बाकी बच्चों के साथ स्पेसशिप के अंदर जाकर वहां मौजूद एक अजीब से एलियन प्लांट को देखने लग गया था, जहां पास में ही उन्हें वो दोनों लीच भी दिखाई देते हैं, जो कि सोल्जर के अंदर के सारे खून को पीने के बाद काफी बड़े हो गए थे। लेकिन फिलहाल के लिए वो दोनों लीच क्रिस और बाकी सारे जनों को देखकर वहां पर से भाग जाते हैं और फिर थोड़ा सा और आगे जाने पर क्रिस और बाकी सबको वहां पर एक इन्फेक्टेड बिल्ली भी दिखाई देती है, जिसके अंदर ऑक्यूलस नाम का वो छोटा सा आंख वाला एलियन घुस गया था, जो कि उस बिल्ली को खत्म करने के बाद सीधा उसके शरीर से बाहर आकर पास मौजूद एक बच्ची निप्स के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर निप्स के साथ मौजूद कर्ली तुरंत ही उसे बचाने की कोशिश करती है और बाद में वो जैसे तैसे निप्स के साथ मिलकर ऑक्यूलस को एक कंटेनर के नीचे कैद कर देती है। वहीं अब तक वेंडी और साथ ही आरुष भी उस 65वें फ्लोर की लिफ्ट के पास पहुंच गए थे, जिसके बाहर जेनोमॉर्फ के पंजों के बड़े बड़े निशान मौजूद होते हैं। लेकिन जेनोमॉर्फ वहां से बहुत पहले ही जा चुका था और उसके जाने के थोड़ी देर बाद जोई खुद भी वहां पर से बाहर निकलकर फ्लोर पर मौजूद लोगों को चेतावनी देने के लिए चला गया था। इसीलिए फिलहाल वो आरुष और साथ ही वेंडी को लिफ्ट के पास नहीं मिलता, इसीलिए वो दोनों उसे बाकी जगह पर ढूंढना चालू कर देते हैं। वहीं जोई अभी अपने एक सोल्जर साथी के साथ पास में ही मौजूद एक दरवाजे को खटखटाता है, जिसके अंदर उस फ्लैट का मालिक अपने काफी सारे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पर तब जोई उसको जेनोमॉर्फ के बारे में बताते हुए जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग से बाहर जाने को कहता है, मगर उसकी बातें सुनने के बावजूद भी उस आदमी को ऐसे एलियन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और दरवाजा बंद करते हुए अंदर जाकर वापस से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में लग जाता है। पर उतने में ही पीछे से वापस से जोई के पास जेनोमॉर्फ आ गया था, जो कि उसके साथी को जान से मारने के बाद जोई के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है और तब जोई अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती उस पार्टी वाले रूम में चला जाता है। तब उसके पीछे जेनोमॉर्फ ने भी वहां पर आकर वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से जान से मार दिया था, जो देखने के बाद जोई डरते हुए सबसे पहले तो अपने मरे हुए साथी की गन को उठाता है और बाद में अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चालू कर देता है। पर उस समय पर वो जेनोमॉर्फ एक लंबी सी छलांग लगाकर उसको खत्म करने के लिए उसके पीछे आने लग जाता है। लेकिन उतने में ही वहां पर मोरो पहुंचकर अपनी हाईटेक गन की मदद से पहले तो जेनोमॉर्फ को बेहोश करता है और उसके बाद उसने जोई पे भी हमला करके उसे भी बेहोश कर दिया था। फिर इसके बाद वो उसी गन की मदद से जेनोमॉर्फ की बॉडी को एक ककून में कन्वर्ट करता है ताकि वो उसे वापस से स्पेसशिप के अंदर लेकर जा सके।
लेकिन जब मोरो उसकी बॉडी को ककून के साथ खींच कर ले जा रहा था तो उसी दौरान जोई के काफी सारे सोल्जर साथी वहां पर आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उससे उस ककून के अंदर मौजूद जीव के बारे में पूछना चालू कर देते हैं। लेकिन शायद उन लोगों की किस्मत आज बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि अब तक जेनोमॉर्फ भी वापस से होश में आने लग गया था, जो देखकर वो सोल्जर भी बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। जिस पर मोरो उन्हें ना डरने को कहता है, क्योंकि असल में जेनोमॉर्फ देख नहीं सकते थे और वो लोगों के डर को भांप के ही उनके ऊपर हमला करा करते थे। तो मोरो तो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके एक जगह खड़ा हो जाता है, लेकिन वो सोल्जर ऐसा नहीं कर पाते और जेनोमॉर्फ उनके डर को भांपकर फ्री फंड में उन्हें बहुत ही बुरी तरह से खत्म करके वहां पर से चला जाता है। वहीं क्रिस अभी के लिए स्पेसशिप के सभी रिकॉर्ड्स को चेक करने में लग गया था, जिसकी जानकारी लेने के बाद तो उसके पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में स्पेसशिप में जेनोमॉर्फ के कुछ बड़े बड़े अंडे भी मौजूद थे, जिन्हें क्रिस अब किसी भी हालत में पूरी तरह से सेव करके बॉय के पास लेकर जाना चाहता था। दूसरी तरफ वेंडी भी आरुष के साथ जॉय को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर मोरो ने जोई को बेहोश करा था, मगर वहां पर मौजूद पार्टी करने वाले लोगों की लाशों को देखने के बाद तो आरुष और वेंडी के दिमाग के तो तोते उड़ गए थे। फिर अभी उनके दूसरे कमरे में जाने पर उन्हें वहां पर जोई मिल जाता है, जिसको भी अभी बस कुछ सेकंड पहले होश आया था, और तब उसको देखने के बाद तो वेंडी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर जैसा कि जोई के लिए तो वेंडी पूरी तरह से अनजान थी और मार्सी भी उसके हिसाब से बहुत पहले मर चुकी थी, इसीलिए वो वेंडी के साथ बिल्कुल ही अनजान आदमी की तरह बिहेव करता है और वेंडी भी जानबूझकर उसे अपने मार्सी होने के बारे में कुछ भी नहीं बताती। क्या तभी वेंडी को क्रिस कांटेक्ट करके उन अंडों के पास जाने को कहता है ताकि वो थोड़ी देर वहां पर आरुष के साथ रहकर उन अंडों की रखवाली कर सके। इस पर वेंडी भी मान गई थी और अभी वो जोई को भी बहाना बनाकर उनके साथ ही लेकर चली जाती है, जहां रास्ते में आरुष ने जोई को बता दिया था कि असल में वेंडी खुद ही मार्सी है। तब पहले तो इस बात पर जोई को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से तो मार्सी कैंसर के चलते मारी गई थी, लेकिन अभी के लिए मार्सी यानी कि वेंडी से भी बिल्कुल नहीं रहा जाता और वो अपने बचपन की सारी बातें जोई को बताने लग जाती है, जिससे फाइनली जोई को इस बात पर भरोसा हो गया था कि असल में वेंडी कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मार्सी है, जिसकी कॉन्शियसनेस को एक सिंथेटिक बॉडी के अंदर डालकर उसकी जान बचाने के लिए उसे ऐसा बना दिया गया था। अब असल में वैसे उसके बीमार पड़ने के बाद जब डॉक्टर ने उसके मरने के बारे में उसके पेरेंट्स को बताया था, तो उसी समय पर बॉय भी उसके पिता से मिलने के लिए आया था, जिसने मार्सी को बचाने के बदले में उससे पिता से वादा लिया था कि वो मार्सी की पूरी कस्टडी बॉय की कंपनी को सौंप देंगे, जिसके बदले में वो लोग मार्सी की जान बचाने वाले थे और बाद में मार्सी का उन लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रहने वाला था। उस समय पर मार्सी के पिता ने मार्सी की जान बचाने के लिए सब एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बारे में जोई को आज तक कुछ भी नहीं पता होता। इसीलिए अभी वो ये सारी की सारी बातें जानने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए वेंडी को गले से लगा लेता है और इसके बाद वेंडी उसके और आरुष के साथ अंडों के पास पहुंच जाती है। पर अब तक उस जेनोमॉर्फ को भी उनके उन अंडों के पास पहुंचने के बारे में पता चल चुका होता है, इसीलिए वो भी सीधा उनके ऊपर हमला करने के लिए वहां पर पहुंच गया था, जहां पर वो उन्हें अंडों से दूर करने के लिए जोई को पकड़कर अपने साथ स्पेसशिप के अंदर लेकर जाने लगता है, जो देखकर वेंडी आरुष को अंडों का ध्यान रखने को बोलती है और खुद जोई की जान बचाने के लिए जेनोमॉर्फ के पीछे चली जाती है। तब तक जेनोमॉर्फ जोई को लेकर उस बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंच गया था जहां पर वो स्पेसशिप क्रैश करी होती है और जल्दी ही उस पार्किंग में वेंडी भी पहुंचकर एक कंटेनर के अंदर से जोई को बाहर निकालने लग जाती है। लेकिन तभी पीछे से अचानक से जेनोमॉर्फ ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि ये सब असल में जेनोमॉर्फ का वेंडी को वहां पर बुलाने का प्लान था, जो देखने के बाद वेंडी खुद भी अपनी तलवार की मदद से उसे घायल कर देती है। तब जेनोमॉर्फ के घायल हो जाने की वजह से हर बार की तरह उसके शरीर से हरा कलर का खून बाहर आता है, जो कि असल में एसिड होने की वजह से आसपास की चीजों को पूरी तरह से जलाने लग गया था। पर उसके बावजूद वेंडी अभी भी लगातार उससे लड़ाई करती रहती है, जो देखकर जोई खुद भी पास में पड़े एक बड़े से हुक को लेकर वेंडी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनोमॉर्फ ने तो जोई के ऊपर हमला करके उसको दूर फेंक दिया था, जिसके बाद वो उसके पास आकर उसे अपनी जीप की मदद से मारने ही वाला था, मगर तभी वेंडी पास में ही पड़े उस बड़े से हुक को उठाकर जेनोमॉर्फ की जीप को पकड़ लेती है, जिससे वो छटपटाने लगता है। इसके बाद वेंडी उसे जल्दी से पास के गैराज के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वो उसे अंदर धकेलते हुए जोई से उसके दरवाजे को बंद करने को कहने लग गई थी और तब जोई ने भी बिल्कुल ऐसा ही कर दिया था। लेकिन तब आखिरी समय में वो जेनोमॉर्फ वेंडी को भी गैराज में अंदर खींच लेता है, जिस दौरान गैराज का दरवाजा भी वेंडी के सर पर लग गया था, जो देखने के बाद जोई जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अब वैसे अब तक वेंडी ने तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जेनोमॉर्फ की जीभ को ही उसके शरीर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से जेनोमॉर्फ की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन वेंडी के सर पर चोट लगने की वजह से उसके सर से सफेद खून बाहर आने लगता है और वो खुद भी बेहोश हो जाती है।
उस समय तक जोई खुद भी काफी ज्यादा घायल था और साथ ही उसके पेट में भी एक बहुत ही गहरी चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो खुद भी घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है। खैर वहीं जैसा कि अब तक क्रिस को आरुष के अंडों के पास अकेले होने के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए स्मी नाम के एक दूसरे बच्चे को वहां पर भेज देता है, जिसको देखने के बाद पहले तो आरुष काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन बाद में इसमें उसको स्पेसशिप में हुई सारी की सारी चीजों के बारे में बताने लगता है कि किस तरह से उन लोगों ने अंदर जाने के बाद काफी सारे अलग अलग एलियन क्रीचर को देखा। और इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद तो आरुष बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर मोरो आकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है, जिस दौरान उसे आरुष और स्मी की हरकतें देखकर पता चल गया था कि असल में वो दोनों बच्चे हैं जिनको हाइब्रिड बनाने के लिए उनकी कॉन्शियसनेस को रोबोटिक शरीर में डाल दिया गया है। और जैसा कि बच्चों को उसके काम के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता थी, इसीलिए उनके सामने ही अपने शिप के सारे डेटा को वायर्स के जरिए खुद में ट्रांसफर करने लग जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो डाटा उनके स्पेसशिप से अपने आप डिलीट हो जाता। खैर अभी वो स्मी और साथ ही आरुष को बता भी रहा था कि उन्होंने बहुत मुश्किल से ये अंडे और साथ ही कुछ एलियन सैंपल हासिल करे हैं और इस मिशन के दौरान उसके बाकी सभी साथियों की जान भी चली गई थी। इवन अभी के लिए मोरो बस वहां से जल्दी सभी सैंपल्स को लेकर निकलना चाहता था, लेकिन प्रोडजी सिटी में होने की वजह से उसके लिए ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं होती। अब उस दौरान आरुष उससे और ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मोरो अपनी उंगली में से एक चिप को निकालकर आरुष की गर्दन पे लगा देता है, जिसके बारे में आरुष को कुछ भी पता नहीं चला था और उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मोरो उसके ऊपर हमला करने वाला है। पर तभी अचानक से पीछे से क्रिस खुद वहां पर आकर मोरो को रोकने के लिए कहता है और तभी उन लोगों की नजर जेनोमॉर्फ के एक अंडे पर भी पड़ती है, जिसमें से धीरे धीरे एक बच्चा बाहर आ रहा था। और क्योंकि वो बच्चा भी आगे चलकर इन सभी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था, इसीलिए फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए मोरो वहां पर से भाग जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही क्रिस ने वहां पर रेस्क्यू टीम को बुला लिया था और साथ ही उस जगह पर घायल हुई वेंडी और साथ ही जोई को जैसे तैसे वापस से नेवरलैंड आइलैंड की लैब में पहुंचवा दिया था। इवन वो अपने साथ जेनोमॉर्फ के अंडे, उस स्पेसशिप में मौजूद सारे एलियंस और वहां पर मौजूद सारी रिसर्च को भी बॉय के पास लेकर आ गया था। अब वैसे उस समय पर वेंडी की हालत देखने के बाद आर्थर और साथ ही सिल्विया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो जानते थे कि किसी न किसी तरह से वो जोई और साथ ही वेंडी दोनों को ही पूरी तरह से सही कर देंगे। अब पास में अपने बॉडीगार्ड एडम के साथ खड़ा होकर बॉय भी ये सब खुद देख रहा था, लेकिन असल में उसे वेंडी और जोई की हालत से घंटा मतलब नहीं था और उल्टा उसे तो इस बात की खुशी थी कि फ्री फंड में उसके हाथ में इतने सारे एलियंस लग चुके थे। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद बॉय आर्थर और सिल्विया के पास जाता है, जो अभी भी वेंडी को जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश में लगे हुए थे। और कहीं ना कहीं आर्थर को तो बॉय के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसे वेंडी के बच्ची होने के बारे में पहले से पता था, पर उसके बावजूद भी उसने उसे वैसी खतरनाक जगह पर भेज दिया था। लेकिन तब आर्थर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहां पर वो अपने बॉस होने का रौब दिखाते हुए वहां पर से सीधा क्रिस के पास दूसरे लैब रूम में चला जाता है। अब उस लैब रूम के अंदर ही क्रिस ने बॉय के कहने पर सभी एलियंस को रखा हुआ था, जहां पर वैसे तो क्रिस के हिसाब से उन लोगों को लैब में रखना काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन बॉय के हिसाब से तो उसे क्रिस की एडवाइस की जरूरत ही नहीं थी। वो बस चाहता था कि क्रिस जल्दी से जल्दी सभी एलियन पर रिसर्च करना चालू करे, ताकि उसे उन एलियंस के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल सके। तब क्रिस भी इस पर मानते हुए बॉय को सबसे पहले तो एक फेसहगर के अंडे से दूर रहने को बोलता है, क्योंकि बॉय के इंसान होने की वजह से फेसहगर उसके ऊपर हमला करके जेनोमॉर्फ बन सकते थे और उस दौरान बॉय की भी मौत हो जाती। इवन अभी के लिए क्रिस ने बॉय को यही सजेस्ट करा था कि वो लैब के अंदर सिर्फ क्रिस के साथ ही आए, क्योंकि अकेले में उसका लैब के अंदर आना उसके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता था। वहीं मोरो की वजह से अभी स्मी और साथ ही आरुष भी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मोरो उस जगह पर आकर भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, जो देखने के बाद एडम उनके पास आकर उन्हें समझाता है कि इस जगह पर उन्हें मोरो का साया तक परेशान नहीं कर सकता। तब इतना बोलने के बाद वो वहां पर से वापस बाहर चला जाता है और अब तक उनकी ये सारी बातें क्रिस भी सुन रहा था। खैर वहीं मोरो अभी के लिए एक बार में जाकर एक आदमी का फोन चुराता है और उसकी मदद से यूटानी को कॉल करके उससे बात करने लग जाता है। तब शुरू में तो मोरो को यूटानी की आवाज काफी ज्यादा अलग लग रही थी, जिस पर यूटानी उसको याद दिलवाती है कि वो आज से 65 साल पहले स्पेसशिप को लेकर अर्थ से बाहर गया था और उस समय पर वेलेंट कॉर्पोरेशन उसकी दादी के कंट्रोल में था, पर अभी के टाइम पर वो उस कंपनी की मालकिन थी और उसको किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी वो एलियंस के सैंपल चाहिए थे। पर उससे पहले तो वो मोरो को प्रोडजी शहर से किसी तरह से बाहर निकालना चाहती थी, क्योंकि वहां बायो भी उसको जोरों शोरों से ढूंढ रहा था और ऐसे में मोरो की जान को बहुत ज्यादा खतरा था।
पर जैसा कि मोरो ने पहले डिसाइड करा हुआ था कि वो किसी भी हालत में उन एलियंस के सैंपल को यूटानी के पास लेकर जाएगा, इसीलिए फिलहाल के लिए वो प्रोडिजी सिटी से बाहर निकलने का प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर देता है और कॉल को काटने के बाद वापस से उन सैंपल को हासिल करने के प्लान के बारे में सोचने लगता है। फिर वहीं जैसा कि बॉय के लैब में ज्यादातर सभी लोगों का ध्यान वेंडी के ऊपर रहता था, इसीलिए वेंडी के द्वारा ही बनाई गई कर्ली नाम की एक हाइब्रिड रोबोट उससे बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाती है, जिसके बारे में वो सीधा जाकर बॉय से भी बात करती है, जहां वो बॉय को यकीन दिलवाने में लगी हुई थी कि वो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट बन के दिखाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो वेंडी से भी बेहतर होगी। तो बॉय को भी उसके अंदर का जुनून देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसको कुछ बुक्स पढ़ने के लिए देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब से बाद में उसका ही फायदा होने वाला था। और असल में वैसे उसके लिए फेवरेट वगैरह जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट हाइब्रिड उसके पास होने की वजह से आगे चल के वो पूरी दुनिया पर राज भी कर सकता था। अब जैसे कि मोरो ने आरुष के गले में एक चिप लगा दी थी, इसीलिए वो उस चिप के जरिए उससे बात करना चालू कर देता है, जिससे शुरू में तो आरुष की फट के 4 से 64 हो गई थी, लेकिन तो मोरो उसको यकीन दिलवाता है कि वो बस उससे दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि असल में वो उसको उसकी बेटी की तरह लगता है, जिसको वो बहुत समय पहले अर्थ पर ही छोड़कर स्पेस में चला गया था। और अभी के लिए उसको ये बात भी नहीं पता थी कि उसकी बेटी जिंदा है या फिर मर गई। तब ये सारी बातें सुनने के बाद आरुष को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर इसी तरह की और भी काफी सारी इमोशनल बातें करने के बाद मोरो ने आरुष से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी और आरुष ने भी उसे अपनी पास्ट लाइफ और साथ ही अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया था। दूसरी तरफ वेंडी अब तक सही हो चुकी थी, जिसके उठने पर वो अपने बगल में सिल्विया को सोया हुआ पाती है और तब वेंडी उसको बिना डिस्टर्ब करे बाहर की तरफ जाने लग जाती है। उसी समय दूसरे कमरे के अंदर जोई की सर्जरी भी चल रही थी और उसके ऑर्गन इतने ज्यादा घायल हो गए थे कि डॉक्टर को उसे जिंदा रखने के लिए उसके फेफड़े और साथ ही दिल तक को बदलना पड़ा था। वेंडी अभी के लिए लैब एरिया के पास जाने लग जाती है, जहां पर लैब में मौजूद क्रिस अपने कुछ साथियों के साथ फेसहगर को जबरदस्ती एक अंडे में से निकाल लेता है, जिसके दर्द को न जाने क्यों पर वेंडी भी फील कर पा रही थी। इसके बाद जब क्रिस फेसहगर को शॉक देते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय पर वेंडी को उसका एक एक दर्द महसूस हो रहा था और साथ ही दूसरी तरफ रखे बाकी अंडों में भी हलचल हो रही थी। खैर अभी के लिए क्रिस उस फेसहगर को जान से मारने के बाद उसके अंदर से एक छोटे से हिस्से को निकाल लेता है, जिसके तुरंत बाद ही वेंडी को इतना ज्यादा दर्द होने लग गया था कि वो दर्द के मारे बेहोश तक हो जाती है। मगर फिलहाल इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता और क्रिस अभी के लिए उस फेसहगर के हिस्से को एक ऑर्गन में डाल देता है, ताकि फेसहगर का वो हिस्सा उस ऑर्गन में से प्रोटीन लेकर जल्दी से जल्दी एक छोटा सा जेनोमॉर्फ बन जाए। अब इसके अगले दिन वेंडी की आंख खुलने पर वो खुद को एक मशीन पे पाती है, जहां फिलहाल आर्थर ने उसकी हियरिंग पावर को बंद कर रखा था, ताकि वहां पर हो रही बातें वेंडी को बिल्कुल भी सुनाई ना दे। तब अभी के लिए आर्थर और सिल्विया क्रिस से बात करते हुए उसको बता रहे थे कि वेंडी का दिमाग असल में पार्किंग में जेनोमॉर्फ से लड़ाई करने के बाद उसके दिमाग के साथ जुड़ गया है, जिसकी वजह से ही उसको अंडों के अंदर मौजूद बच्चों का दर्द महसूस हो रहा था और आगे चलकर वो उनसे बात भी कर सकती थी। अब बॉय को इस बारे में पता चलने पर वो तुरंत ही खुश होकर वेंडी से मिलने के लिए आता है, जहां पर सबसे पहले तो उसने आर्थर से उसके सुनने की शक्ति को चालू करने को कह दिया था और फिलहाल के लिए वेंडी को भी सारी चीजें नॉर्मल लगने लग गई थी। पर उसके साथ पिछली रात क्या हुआ था इसके बारे में वो अभी भी समझ नहीं पा रही होती, इसीलिए बॉय तब उसको कुछ सोचते हुए बताता है कि जैसा कि वेंडी ने पहले के टाइम पर अपने भाई को देखने के लिए खुद से ही हैकिंग सीख ली थी, जबकि उसे इन सब चीजों के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया था, उसी तरह से लड़ाई के दौरान जेनोमॉर्फ का ब्रेन कहीं ना कहीं वेंडी से कनेक्ट हो गया होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोशिश करने पर वो जेनोमॉर्फ की भाषा में बात भी कर सकती थी। तब वेंडी भी वहां पर बैठे बैठे ही इस चीज की कोशिश करती है, जिससे अगले ही पल वो सच में जेनोमॉर्फ की भाषा में बोल पा रही थी, जो देखने के बाद बॉय तो सच में बहुत ज्यादा खुश हो गया था। पर उस समय पर पास में कर्ली भी खड़ी होती है, जो कि वापस से बॉय को वेंडी का इतना ज्यादा ध्यान रखते हुए देखकर फूंकने लग गई थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कह पाती। अब उस समय पर जोई भी आकर वेंडी से बहुत अच्छे से बात करने लग गया था, जिससे बॉय को ये बात तो समझ आ जाती है कि अब अगर उसे वेंडी से सही से काम करवाना है तो उसे किसी भी तरह से जोई को अपनी लैब में ही रोकना पड़ेगा। इसीलिए तब वो जोई को वहां पर रोकने का काम एडम को देता है, जिस पर एडम भी मान गया था। खैर वहीं जोई अभी के लिए वेंडी के साथ उसके रूम को देखने जाता है, जहां पर वेंडी ने जोई और अपने बाकी बच्चों के साथ की काफी सारी ड्राइंग्स बनाई हुई थी और उन्हें देखकर जोई को समझने में देर नहीं लगती कि उसके वहां पर आने से पहले वेंडी उसको कितना ज्यादा मिस करती थी। इसीलिए तब वो उसका मन रखने के लिए उससे झूठ भी बोलने लगता है कि मार्सी के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से जोई ने काफी बार उससे मिलने की कोशिश करी थी, पर किसी ने भी उसे उससे मिलने नहीं दिया था। अब वैसे वेंडी इस बात को समझ तो जाती है कि जोई उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उसके सामने ये चीज शो नहीं करती।
अब फिलहाल के लिए जोई अपने साथ वेंडी को लेकर वापस से शहर में जाना चाहता था, इसीलिए वो इस बारे में जाकर एडम से बात करता है। मगर एडम तो उसे वहां पर रोकने के लिए उल्टा उस पर गुस्सा करने लग गया था कि जोई की जान बचाने के लिए उन्हें एक बहुत ही महंगा ऑपरेशन करना पड़ा है, और वैसे भी पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जोई वेंडी को वहां पर से बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता। पर अगर इसके बावजूद वो शहर में अकेला वहां से जाना चाहता है तो भी जोई को वहां पर जाकर बॉय के द्वारा कराए गए ऑपरेशन का पैसा देना पड़ेगा, कि जोई के पास इतने पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए तब एडम उसको वेंडी के पास रहकर ही उसकी रिसर्च में मदद करने को कहता है, जिस पर ना चाहते हुए भी जोई को मानना पड़ गया था। खैर वहीं अब तक क्रिस को भी आरुष के मोरो से कांटेक्ट करने के बारे में पता चल गया था, और मोरो असल में आरुष की मदद से एक एक करके जेनोमॉर्फ के सारे अंडों को अपने पास मंगवाना चाहता था। जिस पर शुरू में तो सभी लोगों के डर की वजह से आरुष ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन तब मोरो उसको बताता है कि असल में वो अभी के लिए आरुष की असली माँ और उसके भाइयों के पास था, जिनके हिसाब से आरुष तो वैसे मर चुका था, और अब अगर आरुष मोरो को अंडे लाकर नहीं देगा तो मोरो उसकी माँ को जान से मार देगा। ये सुनने के बाद तो आरुष की फट के 4 से 64 हो गई थी, और उसने एक जगह पर बैठे हुए अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि उसके दिमाग से ये बात पूरी तरह से परे थी कि आखिरकार अब वो उन अंडों को लैब से निकालकर मोरो तक कैसे पहुंचाएगा। इस पर मोरो उसको कहता है कि अगर वो लैब में फेसहगर के अंडे के पास किसी इंसान को लेकर जाता है तो फेसहगर कुछ समय के लिए उस इंसान के चेहरे से चिपक कर उसको बेहोश कर देगा, और बाद में आरुष को बस किसी भी तरह से उस इंसान की बॉडी को मोरो के पास लेकर आना होगा। तब ना चाहते हुए भी आरुष को ये बात माननी पड़ गई थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार लैब में अपने साथ किस इंसान को लेकर जाएगा। अब जैसा कि क्रिस ने खुद भी आरुष के ऊपर नजर रखना चालू कर दी थी, इसीलिए उसे भी इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो जानबूझकर बॉय को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, और थोड़ी देर बाद बॉय के साथ ही लैब में जाकर ऑक्यूलस नाम के एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तब उन लोगों ने ऑक्यूलस को एक भेड़ के पास छोड़ दिया था, जिसके पास जाते ही ऑक्यूलस भेड़ के शरीर के अंदर घुस जाता है, और उसकी आंख को बेरहमी से उसके शरीर से निकालने के बाद उसकी आंख की जगह पर लग जाता है, और खुद ही उसके पूरे शरीर को कंट्रोल करना चालू कर देता है। बॉय को भी इस बात से कंफर्मेशन मिल गई थी कि ऑक्यूलस सच में एक बहुत ही समझदार एलियन है, इसीलिए तब ऑक्यूलस और साथ ही बॉय एक दूसरे को लगातार घूरने लग जाते हैं। खैर अभी फिलहाल के लिए बॉय इतने दिनों से आर्थर और सिल्विया के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, और साथ ही अब उसका ध्यान हाइब्रिड से हटकर पूरी तरह से एलियन पर शिफ्ट हो चुका था। इसीलिए आर्थर को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि असल में हाइब्रिड वाला प्रोजेक्ट उसका और साथ ही सिल्विया का ही था, पर उसके बावजूद भी बॉय ने उस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से अपना हक जमा लिया था। इसीलिए तब वो बॉय के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिस पर सिल्विया आकर उसको जैसे तैसे संभालती है, और तभी उनके पास वेंडी की ही टीम की निप्स नाम की एक हाइब्रिड आ गई थी, जिसको लग रहा था कि वो शायद प्रेग्नेंट है। असल में पिछली रात से उसे उसके पेट से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से पहले आर्थर और साथ ही सिल्विया उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने इंसान के शरीर को बचपन में ही छोड़कर एक मशीनरी शरीर में आ गई है, इसीलिए पहला तो उसे बच्चे होने के प्रोसेस के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है, और दूसरा रोबोटिक शरीर में होने की वजह से वो मां नहीं बन सकती। पर इसके बावजूद भी निप्स अपनी बात पर अड़ी हुई थी, जो देखकर सिल्विया को थोड़ा सा अजीब लगता है, और फिर थोड़ी देर के लिए निप्स से अकेले में बात करने पर उसे पता चलता है कि जिस तरह से वेंडी और जेनोमॉर्फ की लड़ाई के दौरान जेनोमॉर्फ का दिमाग वेंडी से जुड़ गया था, उसी तरह से पिछली रात ऑक्यूलस की भी निप्स से लड़ाई हुई थी, और शायद उसकी वजह से ही निप्स का कनेक्शन ऑक्यूलस के साथ बन गया है। इसीलिए तब वो तुरंत ही सेफ्टी अलार्म को बजाकर कुछ गार्ड्स को वहां पर बुलाती है, और निप्स को उसकी जांच करवाने के लिए उनके साथ भेज देती है। वहीं फिलहाल के लिए बॉय वापस से वेंडी के पास आया हुआ था, जहां पर उसके सामने ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो उसके भाई जोई को लैब में से वापस से शहर में भेजने वाला है। इस पर वेंडी पहले उसे ऐसा करने से मना करती है, जिसके बदले में वो खुद से ही उसकी जेनोमॉर्फ से रिलेटेड हर एक रिसर्च में मदद करने के लिए मान गई थी, इसीलिए तब बॉय भी इस पर मान जाता है। इसके बाद वेंडी अपने साथियों के साथ बाहर जोई से जाकर मिलती है, जहां पर आरुष भी आ गया था, जो फिलहाल भी अपने परिवार की मुसीबत में होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए तब वो पहले तो सिर्फ वेंडी की फैमिली यानी कि जोई के वहां पर होने की वजह से वेंडी से बहसबाजी करने लग जाता है, और बाद में वो जलन के मारे मन ही मन में ये भी डिसाइड कर लेता है कि वो किसी तरह से जोई को ही उन अंडों के पास लेकर जाएगा, जिसके बाद वो किसी तरह से उसकी बॉडी को मोरो तक पहुंचाकर अपने परिवार की जान को बचा लेगा। अब आगे इसके थोड़ी देर बाद जिस ऑर्गन में फेसहगर के हिस्से को डाला गया था, उसमें से एक छोटा सा जेनोमॉर्फ बाहर आता है, क्योंकि असल में पहले से ही उस ऑर्गन में मतलब भर के प्रोटीन थे, जिसकी वजह से जेनोमॉर्फ का साइज ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया था। तब वेंडी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है, और उसकी भाषा में बोलने की वजह से जेनोमॉर्फ को भी वेंडी की बात समझ आ रही थी, और साथ ही कहीं ना कहीं वेंडी अब उस जेनोमॉर्फ को कंट्रोल भी कर सकती थी। और तब ये देखने के बाद क्रिस और साथ ही बॉय तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
वहीं आरुष अभी लगातार जोई को घूरे जा रहा था ताकि वो किसी तरह से उसको लैब में ले जाए। पर क्या सच में आरुष अपने परिवार को बचाने के लिए जोई को फेसहगर का शिकार बना देगा, या फिर यूटान्यू उससे पहले ही किसी तरह से अपने सैंपल्स को वापस ले लेगी। इवन अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्रिस के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से उसने अब तक आरुष के मोरो से कांटेक्ट में होने वाली बात को बॉय को नहीं बताया है, और क्या वो भी आर्थर की तरह ही बॉय से उसके बिहेवियर को लेकर गुस्से में है। माफ करना, वीडियो के बड़ा होने की वजह से मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पर क्या मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आना चाहिए या फिर इसको छोड़कर कोई नई सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए? साफ शब्दों में कि क्या आप लोगों को इस सीरीज की कहानी पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो हर बार की तरह अगर 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट करते हैं तो उन 100 लोगों के लिए भी मैं तुरंत ही इसके सेकंड पार्ट को चैनल पर लेकर आ जाऊंगा। इसीलिए इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।